हेलो स्टूडेंट, मैं दीनदयाल तकदी स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर वस्तुनिष्ठ व अतिलघुतात्मक प्रश्न का हल देखेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों को कंसेप्ट के साथ सरल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षार्थियों के इस आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं की एक प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो हम जैसा कि जानते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ना तो दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ना दो से कम गुणनखंड होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें 29 जो है संख्या है, इस 29 संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक 29। दूसरा अगर देखा जाए तो 25 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1, 5 और 25। 16 जो है, 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 और 15। तो इन सभी संख्याओं में 29 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड है। तो इन सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 29। अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं तो वे होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। परंतु इसमें अगर अपन देखा जाए तो इस प्रश्न में अपन को उत्तर को देख करके अपन को बताना है, जैसे कि जिन संख्याओं को अपन रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो वो तो होगी अपरिमेय संख्याएं, और जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो वो संख्या हो जाएगी जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो रूट 10 को हम अगर रूट से बाहर निकालना चाहें तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा ऑप्शन इसमें है रूट का 24, अगर इसको अपन रूट से बाहर निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल सकते। रूट का 35 है, तो इसको भी हम रूट से बाहर हाँ निकाल सकते हैं, परंतु दशमलव के साथ में निकालना पड़ेगा। अपन को पूर्णांक संख्या में निकालना चाहिए रूट से बाहर। तो रूट के 25 को हम जानते हैं कि रूट के 25 को हम अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 5 आप लिख सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं में एक रूट का 25 एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका सही ऑप्शन होगा द। प्रश्न 3 क्या है? रूट का 3 व रूट का 5 ये कौन सी संख्याएं हैं? तो इनमें से हम जानते हैं कि ये संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये वह संख्या होती है जिनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ब, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 4 है, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हम जानते हैं कि दो संख्याओं को मिलाकर के बनती है, जो कि होती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है, पहला केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, से ऑप्शन दे रखा है परिमेय व अपरिमेय दोनों, द ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा परिमेय व अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न संख्या 5 है, 5.2372 है। तो हम जानते हैं कि इसमें 5.2372 को हम इसका अगर दशमलव हटा करके इसको लिखें, यानी कि इसका दशमलव हटाएं तो 5.2372 का अगर दशमलव हटाएं तो यह संख्या 52,372 बटा 10,000 बन जाएगी, जो कि एक p बटा q के रूप में लिखी जा चुकी है। तो इस संख्या को अपन क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वे कहलाती है परिमेय संख्याएं। तो इसका सही आंसर होगा ब, परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 6 है, जो कि ये पूछता है कि पाई क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ब, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो हम जैसा कि अभी
ऊपर भी एक विषय में पढ़ चुके हैं कि जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्या होती है, और जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं जो कि एक पूर्णांक संख्या के रूप में मिलती है, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन की अपन बात करें, रूट में 64/81, तो इसको अपन बाहर निकालें तो रूट का 64 में अगर है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं 8, और 81 होता है 9 का वर्ग होता है। अगर इनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो एक परिमेय संख्या हो गई, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगली जो संख्या है 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, जिनको हम रूट 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। अगली संख्या है रूट में 21/35, इन दोनों संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। दो ऑप्शन है रूट का 3 और रूट का 2, इन दोनों संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें सही ऑप्शन हुआ ए, जो कि है रूट में 64/81। प्रश्न संख्या 8 है 2.1211121112 आगे डॉट डॉट दे रखा है। तो ये संख्या इस प्रकार की संख्या होती है जिसमें इस संख्या में किसी भी संख्या का आवर्ती नहीं हो रही है, यानी कि अर्थात ये है अनावर्ती प्रकार की संख्याएं हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही प्रकार की होती है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है स, अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि वे भिन्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिनका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप का होता है, जहां पर m व n पूर्णांक संख्याएं होती हैं, m व n पूर्णांक संख्याएं होती है। और इसमें हम अगर देखते हैं पहला ऑप्शन 11/700 है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 11/700 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, अर्थात 11/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 के रूप का। इसमें हम देखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 700 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, परंतु इसमें 7 भी सम्मिलित में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार जो कि है वो होगा अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। अगली हम संख्या देखते हैं 91/100। इस संख्या का हर का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो वो होता है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, जो कि एक 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार हमें किस प्रकार का मिलेगा, शांत प्रकार का मिलेगा। अगली संख्या है 343/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 3। तो इसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, परंतु इसमें 7 की घात भी प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार जो है इसका किस प्रकार का रहेगा, अशांत आवृत्ति प्रकार का रहेगा। अगला ऑप्शन है इसमें से इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ब, 91/100। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, यानी कि हमें इस प्रकार की संख्या छांटनी है जो कि चारों में से कोई एक अलग से भिन्न है। यानी कि जैसे मान लो हम देखते हैं पहली संख्या है रूट का 3/2, जो कि एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगली एक संख्या है रूट का 16/4, जिसको हम अगर रूट से बाहर निकालें तो अपन लिख सकते हैं 4/2, जो कि एक क्या होती है, परिमेय संख्या। अगली एक संख्या जो कि है रूट का 2/5, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगली संख्या है जो कि है 21/35, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इन चारों में से सबसे अलग कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर ब, रूट का 16/4, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 है दो संख्याएं a और 18 का लेस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 36 तथा मेस है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याएं अगर दे रखी है तो दो संख्याओं के धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम संख्या देखें तो a का तो हम a रख देते हैं इंटू b की जगह मान लेते हैं कितना है कि 18, और इनका एचसीएफ हमें दे रखा है, एचसीएफ यानी कि मैसे हमें दे रखा है 2, और इनका लेसे हमें दे रखा है 36। अगर हम इन्हें 18 को पक्षांतर गुणा में है उसको अगर भाग में भेजे तो 2 इंटू 36 बटा कितना हो जाएगा 18, तो a बराबर हो जाएगा
18 कम 18, 18 दूना 36, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, जो कि इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है से। अगला प्रश्न है 12, जो कि है 3 माइनस का रूट का 3 है, अर्थात इसका पूछने का अर्थ है कि 3 माइनस रूट का 3 एक किस प्रकार की संख्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो वह संख्या हो गई, इसका ऑप्शन नंबर हुआ ब अपरिमेय संख्या। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, जो कि इस प्रकार है, रूट का 10 इंटू रूट का 15 बराबर है। तो इसको हम एक बार इस प्रकार लिखते हैं कि रूट के 10 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और इंटू करके दूसरी संख्या जो है रूट के 15 इस प्रकार हो जाएगी 3 इंटू 5। तो इस संख्या को अपन एक साथ अगर लिखें तो वो हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसमें से 5 का जोड़ा बन रहा है यानी युग्म बन रहा है, तो इसको अपन रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी संख्याएं को अगर युग्म नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर रह जाएगी, जो कि हो जाएगी 2 इंटू 6, यानी संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं 5 रूट का 6, जिसका सही ऑप्शन है ए, जो कि है 5 रूट का 6। प्रश्न संख्या 14 है, 2 रूट का 3 एक है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाती है अपरिमेय संख्याएं, तो इसका सही ऑप्शन होगा से, जो कि है अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 15 है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। हमने सबसे पहले पहला प्रश्न देखा था जो कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है उसके बारे में, तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 होती है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 6, जो कि है 2। अगले प्रश्न जो है अति लघुतात्मक प्रकार के हैं, जो कि इसमें पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 16 है, जो कि है 5, 15 और 20 के लसागु व मैसे ज्ञात कीजिए, अर्थात एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इनको अगर देखा जाए तो 5 इनको अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर 5 लिखेंगे तो 15 को अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 20 को अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5। तो अब हम इसमें अगर देखें तो इनका अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम को इस प्रकार लिखेंगे, एलसीएम ब्रैकेट 5, 15, 20। इसका मतलब होता है कि हम एलसीएम 5, 15 और 20 का निकालना चाह रहे हैं, और एलसीएम के लिए जो सब में कॉमन है उनको एक बार लिखा जाता है और सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है, और जो सब में कॉमन नहीं है उनको भी लिखा जाता है, अर्थात इसमें अगर 5 है इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है तो इस 5 को लिखेंगे, इसमें 3 है इसमें बाकी में 3 नहीं है तो फिर भी 3 को अपन लिखेंगे, और इसमें 2 की घात 2 जो है वो है बाकी और में नहीं है, फिर भी इसको अपन 2 की घात 2 को लिखेंगे। एलसीएम में सारी संख्याएं लिखी जाती है। अब इसको अगर सरल करें तो 5 त्रिक 15, और इसको अगर सरल करते हैं 4, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 60। तो इन संख्याओं 5, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। और अब इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो इन संख्याओं का एचसीएफ होगा 5, 15 और 20 का। इनमें एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है कि जो भी संख्याएं दे रखी है इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात ली जाती है, और वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के ली जाती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में आ रहा हो, अर्थात 5 सब में आ रहा है तो इसका क्या लिया जाएगा अभाज्य गुणनखंड 5। बाकी जो संख्या है वो किसी एक में आ रही है किसी दूसरे में नहीं आ रही तो उनको नहीं लिया जाएगा, अर्थात इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 5। अगला प्रश्न संख्या है 17, जो कि ये पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो कि होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि होती है 4। इन दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल देखें तो वो तो होता है 8। प्रश्न संख्या 18 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 कोई सी भी अगर परिमेय संख्याएं ली जाए तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है, अर्थात उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19, जो कि है
6 x की घात 4 y और दूसरी संख्या है 12 x और y। इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है में से। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 इंटू एक्स की घात 4 इंटू वाई। 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इन संख्याओं का में से अगर निकालना हो तो में से में उन अभाज्य गुणनखंडों को लिया जाता है जिनकी घात सबसे छोटी हो और उभयनिष्ठ भी हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो, अर्थात 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है। तो इनका में से अगर निकालना हो तो में से निकालने के लिए इसमें 2 जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है उसमें भी छोटी घात वाला लिया जाएगा, जो कि 2 की घात कितनी है 1 यानी 2। और इसमें 3 दोनों में आ रहा है जिनकी घात समान है तो इसको भी लिया जाएगा। इसमें x की घात 4 है, इसमें x की घात 1 है तो छोटी घात को लिया जाएगा। इसमें y है, इसमें भी y है, दोनों की घात समान है, y को लिया जाएगा। अगर इसमें अगर मान लो कोई एक ऐसी संख्या होती है जो कि इसमें है और इसमें नहीं हो, या फिर इसमें है इसमें नहीं हो, तो उनको नहीं लिया जाता है। में से में केवल छोटी घात और उभयनिष्ठ वाली को लिया जाता है। तो इसका गुणनफल अगर देखें 2 3 6 क्या हो जाएगा 6xy। तो इसका 6x की घात 4y और 12xy का में से कितना होगा 6xy। अगला प्रश्न संख्या है 20। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से पे क्या होगा। तो अगर मान लो कोई दो संख्याएं p और q अभाज्य संख्या अगर हैं तो हमेशा इनका में से पे होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी कि इन दोनों संख्याओं p व q का गुणनफल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 216 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 216 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 का भाग सबसे पहले दें, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे नहीं जाता है तो अपन लिखेंगे 0, फिर 8 बार जाएगा तो 108 बार गया। फिर 2 का भाग हम देंगे 2 का भाग 5 बार 10, फिर 2 का भाग 4 बार 8 आया, यानी कि 54 आ गया। फिर 2 का भाग और दिया जाएगा तो इसमें आएगा 2 दूनी 4, फिर बचा 1 यानी कि 2 साते 14। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा फिर किसका देंगे 3 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग और देंगे 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार। यानी कि 216 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना है तो 216 के अभाज्य गुणनखंड का किस रूप का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होगी। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होगी। तो इसका प्रश्न का आंसर अभी तो सीधा बता रहे हैं, जो कि ये अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 5 जो कि है समांतर श्रेणी उसके द्वारा भी किया जा सकता है कि अपन समांतर श्रेणी बना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 से 50 के बीच अगर देखे जाए तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती, अर्थात जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। तो ऐसी संख्याएं जो है कि जैसे मान लो 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे 49 यानी कि 49 तक जाएंगे, जो कि टोटल मिला के संख्या हो जाएगी 25। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी 25। अब प्रश्न संख्या 23 है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है क्या कहलाती हैं। तो इस प्रकार की संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती प्रकार का हो तो वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। और अगर जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति प्रकार का हो तो वे संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं प्रकार की होती हैं। जबकि इससे पूछा गया कि अशांत और अनावर्ती प्रकार की संख्याएं कौन सी होगी, तो वे संख्याएं कौन सी होगी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत एवं अनावर्ती प्रकार का। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 24। ऐसी संख्याएं लिखिए जो न तो अभाज्य हैं और न ही भाज्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल मात्र 2 होती हैं
और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं 2 से अधिक हो। तो एक ऐसी संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल मात्र कितनी होती है? एक, जो कि न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। अब प्रश्न संख्या हम देखते हैं 25। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। यानी इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसको फिर घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, जैसे मान लो 2 का 6 बार, यहाँ पे 3 बार, यानी 630 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं 315 बार, फिर 2 का नहीं जाता है, तो फिर इसमें हम देखें 3 का इसमें एक बार, फिर इसमें नहीं जाता तो 0, 3 5 15, फिर इसमें और 3 का भाग जाएगा तो इसमें जाएगा 3 बार, फिर 5 बार यानी 35 बार, फिर इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार, फिर 7 का भाग इसमें 1 बार। तो 1260 को अगर अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखना है तो इसमें 2 आया 2 बार, तो इसका मतलब 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। संख्याओं 55 व 88 का में से ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले 55 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिसमें 5 का अगर भाग जाएगा तो हो जाएगा 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। और 88 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम देखें तो 88 का अभाज्य गुणनखंड होगा जिसमें 2 का भाग जाएगा इसमें 4 बार यानी कि 44 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 22 बार, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 11 बार, फिर 11 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। तो हम 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11, 88 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 11। अब इनका मैसे ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि मैसे में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात ली जाती है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि केवल और केवल क्या है 11, जिसकी सबसे छोटी घात तो दोनों घातें बराबर, इसका मतलब क्या लिया जाएगा 11। 5 इसमें है परंतु इसमें नहीं आ रहा है, 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं आ रहा, तो इसको नहीं लेंगे, तो इसका में से कितना होगा? अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, इसे दशमलव रूप में भी लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं शांत दशमलव प्रसार तब रहता है जब किसी भिन्न संख्या का हर जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो। तो अगर हम देखें 3/625 में, तो इसमें इसका हर जो है 625 वो 5 की घात 4 के रूप का अर्थात 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। अब इसका दशमलव रूप में भी लिखना है तो बिना भाग दिए हमें कैसे लिखना है? 3/5 की घात अगर 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे घात 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 की घात 4 से इसको यहाँ गुणा कराएंगे, तो इसके ऊपर अंश को भी 2 की घात 4 से गुणा करवाना पड़ेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 को 3 से गुणा कराएंगे तो 16 48 होता है, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 की घात 4, जो कि कितना हो जाएगा 48 बटा 10 की घात 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0048। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? 0.0048। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 1.34 को P बटा Q के रूप में लिखिए। तो 1.34 को हम लिख सकते हैं, इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 134 बटा 100, जो कि P बटा Q के रूप में है। प्रश्न संख्या 29 है। दो संख्याओं के लसे व मैसे में संबंध लिखिए। तो हम जैसा कि जानते हैं दो संख्याओं का लसे और मैसे में संबंध क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का लसे व मैसे में संबंध क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न संख्या है 30। 278 में
किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि 278 को अपन को जैसे मान लेते हैं कि संख्या x का अगर भाग देवें किसमें 278 में, तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए 12 और शेषफल में हमें प्राप्त होना चाहिए 2। तो हम जानते हैं कि संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 12 गुणा x प्लस में 2 बराबर कितना आएगा 278। अब इसमें x का अगर मान निकालना हो तो 2 को हम उधर भेजेंगे, 12x बराबर 278 माइनस का 2 जो कि हो जाएगा 276। यहाँ पे हो जाएगा 12x, x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 276 बटा 12। इसका भाग जाएगा इसमें 2 बार और इसमें जाएगा 3 बार, यानी x का मान कितना हुआ x बराबर 23, यानी कि 278 को 23 से विभाजित किया जाए जिसमें भागफल 12 और शेषफल कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। 31 x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का लसागु व मैसा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं लसागु ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात ली जाती है, चाहे वो दोनों में है या नहीं है। अर्थात जो दोनों में है उनको एक बार लिया जाता है और जो दोनों में नहीं है किसी एक में है तो उनको भी लिया जाता है, जबकि इसमें 2 की घात जो बड़ी घात है वो 2 की घात 3 दोनों में है। इसमें एक में 2 की घात 2 है, एक में 2 की घात 3 है, तो अपन बड़ी घात लेंगे। अगला है 2 की घात 3 की घात 2 जो कि दोनों में है, इसको लिया। तो इसका लसागु हम कैसे निकालेंगे, 2 की घात 3 का मतलब होगा 8 और 3 की घात 2 का मतलब होगा 3 की घात 2 का मतलब 9, तो 8 9 हो जाएगा 72। और इन्हीं का अगर मैसा अगर निकालना हो तो मैसा निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात ली जाती है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात हम लेंगे तो इसमें होगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होगा 4 और 3 की घात 2 का मतलब 9, यानी कि 36। अगला प्रश्न संख्या है 32। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर अपन ने निकालना है तो 96 का हम पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो कि इस प्रकार होगा 2 का भाग इसमें जाएगा 48 बार, फिर इसमें 2 का भाग 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। वैसे ही 404 में 2 का भाग जाएगा 202 बार, 2 का भाग जाएगा 101 बार। 101 अभाज्य संख्या होती है तो इसमें 101 में 101 का ही भाग जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 96 बराबर 2 की घात 5 इंटू 3, 5 बार है तो 5 बार लिख दिया। 404 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 101। हमें इनका लसागु ज्ञात करना है, तो लसागु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 96 और 404 का, तो इसमें लसागु में जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें बड़ी घात ली जाती है, तो दोनों में है तो 2 की घात 5 ली जाएगी। 3 दोनों में नहीं है, एक में ही है तो भी इसको लिया जाता है, इंटू 101 एक में दूसरे वाले में नहीं है तो भी लिया जाता है। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और इंटू 3 इंटू 101। अब अगर इनको हम गुणा करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर पहले 3 को इससे गुणा कराएं तो ये बन जाएगा 303 और यहाँ पर हो जाएगा 32। अब 32 और 303 को गुणा करवाएंगे तो वो हो जाएगा 9696। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या है 33, जो कि है HCF दे रखा है हमें 306 और 657 का बराबर 9 दे रखा है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनके HCF और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।
तो हम यहाँ से इसका HCF लिख देते हैं। इसका HCF है 9 इंटू LCM 306 इंटू 657 और इनका गुणनफल के बराबर होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, LCM 306 और 657 का बराबर क्या होगा, 306 इंटू 657/9। अब इसको हम सरल करेंगे तो वो बनेगा 22,338। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, जो कि है किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा। तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो उनका जो में से है वो केवल और केवल क्या होता है, एक होता है, क्योंकि उन अभाज्य संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उनमें केवल उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो केवल क्या होता है, एक होता है। तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से बराबर क्या होगा, एक होगा। प्रश्न संख्या 35 है, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में q के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत प्रकार का। क्योंकि हमें अभी जस्ट ऊपर पहले प्रश्न में देखा था कि जिस संख्या का अभाज्य हर जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है तो दशमलव प्रसार उसका होता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर आएगा शांत दशमलव प्रसार। अगला प्रश्न संख्या है 36, 139/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो क्यों है। तो क्यों हम जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप तो है, परंतु इसके साथ में 7 की घात भी प्राप्त हो रही है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। इसका हमने कारण भी दे दिया है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हर जो है इसमें नहीं है। तो अगला है प्रश्न संख्या 37, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है तो इसमें दशमलव प्रसार के पश्चात अंकों की कितनी संख्याएं होगी। तो इसमें हम इसको अगर सरल करें तो अपने पास में आएगा 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो इसको अगर सरल करें तो हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 3 हर को गुणा करना पड़ेगा और 5 की घात 3 अंश को गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास में जाएगा इसका तो आंसर आएगा 125। 17 इंटू 125 और बटा इसकी घात हो जाएगी यहाँ पे 10 की घात 3। यानी कि अब अगर इसका गुणनफल अगर निकालें भी सही हमें, तो इसमें दशमलव के बाद में 3 अंक रहेंगे, क्योंकि इसमें 10 की घात कितनी है, 3। तो हमें तो क्या इतना बताना है कि इसमें दशमलव पश्चात कितने अंकों की संख्या होगी, दशमलव के पश्चात हमें इसमें 3 अंक की संख्या मिलेगी। तो इसी के साथ में हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1 के छोटे क्वेश्चनों का सरल रूप में अपने हल देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अपने मित्रों में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस सिग्मा 3D सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की NCERT पर आधारित गणित के हिंदी माध्यम में पढ़ाई जाएगी। इसमें हम फुल ट्रिक्स व लॉजिक्स के साथ में सभी प्रश्नावलियां पढ़ेंगे, जिससे गणित को पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। तो इस सिग्मा 3D सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लाने के लिए अच्छे से पढ़ सकें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे सिग्मा 3D सर क्लासेज के नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बाय बाय, सी यू।